हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का जो बीएसटी का क्वेश्चन पेपर था 2024 का, उसका डिटेल सोल्यूशन आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर समय नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है उसमें जो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो एमसीक्यू होते हैं। तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इस बार 2024 के क्वेश्चन पेपर में आया था वो ये था जो आपके स्क्रीन पे है। मैं एक बार क्वेश्चन रीड करती हूँ। अ मल्टीनेशनल स्वीट एंड स्नैक कंपनी हैड बीन इनटू कैटरिंग बिजनेस फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स। एक मल्टीनेशनल स्वीट और स्नैक की कंपनी है जो कैटरिंग बिजनेस में है फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स, पिछले कई सालों से है। टू एड टू इट्स प्रोस्पेक्ट्स एंड टू ग्रो इन द लॉन्ग रन, यानी अपने जो लॉन्ग रन में ग्रो करने के लिए इस कंपनी ने क्या किया। इस कंपनी, ये जो कंपनी है, इट वांट्स टू इंक्रीज इट सेल्स वॉल्यूम। ये जो कंपनी है वो अपना सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना चाहती है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाना चाहती है एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाह रही है। ठीक है, क्योंकि कंपनी क्या चाह रही है, ग्रोथ चाह रही है लॉन्ग रन में। ठीक है, और आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कंपनी के और बढ़े तो इसके लिए कंपनी सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना चाह रही है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इट सीक्स टू अचीव इज। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर ये जो कंपनी है, ये इसके थ्रू जो अभी मैंने आपको बताया सेल्स वॉल्यूम और नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट के थ्रू कंपनी जो है वो अपने कौन से मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाह रही है, ये आपको बताना है। क्या वो सर्वाइवल के लिए देख रही है, प्रॉफिट के लिए, ग्रोथ के लिए, या सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया आपको कि कंपनी ग्रोथ चाह रही है लॉन्ग रन में, उसके लिए कंपनी ये कुछ मेजर्स लेना चाह रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव कंपनी फुलफिल करने का, कौन सा अचीव करना चाह रही है। तो एक बात कहूं कि इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। देखिए, कंपनी यहाँ पे सर्वाइवल की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन में कहीं पे भी सर्वाइवल की बात नहीं कही गई है कि कंपनी सर्वाइव नहीं कर पा रही है, कंपनी को सर्वाइवल के लिए आगे ये सब स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ी है। यहाँ पे सर्वाइवल की क्वेश्चन में कहीं बात नहीं हुई है। ठीक है, तो सर्वाइवल है नहीं। प्रॉफिट की भी ठीक है, कंपनी प्रॉफिट करना चाह रही है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में किसकी बात हुई है, ग्रोथ के लिए। कंपनी क्या चाह रही है, कंपनी ग्रोथ चाह रही है लॉन्ग रन में, इसलिए कंपनी अपना सेल्स वॉल्यूम, नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाह रही है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने मैनेजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रही है, वो ग्रोथ चाह रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड ये जो ऑप्शन 4 दिया गया है ये क्या है, सीएसआर। सीएसआर, सीएसआर क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ऑर्गेनाइजेशन का समाज की तरफ, सोसाइटी की तरफ जो जिम्मेदारियां होती है ना, इसको कहा जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं सोसाइटी में, हॉस्पिटल है, स्कूल है, ठीक है, वो सब ओपन करती हैं, कोई डोनेशन देती है, तो वो सब किस में आता है, वो सब सीएसआर में आता है। तो यहाँ इसकी भी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाह रही है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना चाह रही है लॉन्ग रन में, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ये सब स्ट्रेटेजीज अपना रही है। ठीक है, तो आंसर मिल गया आपको, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेकिन अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले ना मैं आपके एक सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। मुझसे कमेंट सेक्शन में काफी स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम कोई अच्छी बुक बता दीजिए क्लास 12 के लिए। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हमने जो मेन हमारी टेक्स्ट बुक है, हमारी एनसीईआरटी की जो मेन टेक्स्ट बुक है, या आप कोई दूसरी साइट बुक यूज करते हैं, तो उस बुक से हमने वो चैप्टर तो पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद हमें उस टॉपिक पे जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके वो हमें लगाने चाहिए। तो इससे क्या होगी, हमारी प्रैक्टिस। ठीक है, हम जानते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाना है, तो उसके लिए एक क्वेश्चन बैंक है जो काफी अच्छी है, वो मैं आपको रेफर करना चाहती हूँ। काफी बच्चे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैम बुक बताइए। तो क्लास 12 के लिए इस बार वो बच्चे जो 2025 में बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए ये बुक है, काफी अच्छी बुक है, मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक की बुक है। ठीक है, ये ओसवाल गुरुकुल की बुक है, और ये 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है, उसका जो लेटेस्ट सिलेबस जो इस बार मार्च 2024 में रिलीज किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ये बुक डिजाइन की गई है, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो ये बुक आप रेफर कर सकते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है एंड इकोनॉमिक्स, तीनों ही मेन सब्जेक्ट पे ये बुक मार्केट में अवेलेबल है, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इवन मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में ऐसे ही पढ़ाती हूँ। जैसे मैंने यूनिट 1 पढ़ा दिया, ठीक है, यूनिट 1 मेन बुक से मैंने कवर कर लिया, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन बैंक लगवाती हूँ
एंड क्वेश्चन बैंक में फिर यूनिट 1 से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो हम फिर प्रैक्टिस करते हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं, इस बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो हर टाइप के हैं। इसमें आपको एमसीक्यू भी मिलेगा, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, असर्शन रीजनिंग की, केस स्टडी, न्यूमेरिकल, हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्लस इसमें पीवाईक्यू भी है। मतलब जैसे आपने यूनिट 1 पढ़ी, फिर यूनिट 1 से पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर बोर्ड के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो उस यूनिट 1 के जितने भी आए हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इसको बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। इसमें चैप्टर वाइज है, जैसे यूनिट 1 है, यूनिट 1 के जितने टाइप के क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं। फिर यूनिट 2 है, फिर उसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पीवाईक्यूज वगैरह वो दिए हैं। तो ये किताब काफी अच्छी लिखी गई है, आप इसको एक बार रेफर कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी बाकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको खरीदना है तो इसका बाइंग लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही एक और बात बताना चाहती हूँ कि oswald.io का इनका प्लेटफॉर्म है, वो भी जरूर विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर क्या है, फ्री मॉक प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस मैंने बताया ना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। तो आप इस पे एक बार इस पोर्टल पे जरूर लॉग इन करिएगा। यहाँ पे आपको फ्री प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, जिससे आप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकेंगे। यहाँ पे टाइम लिमिट होगी, आप उसमें खुद टाइम लिमिट सेट करते हैं और उस टाइम लिमिट में आपको वो क्वेश्चन पेपर करना होता है। तो जिससे हमारा टाइम मैनेजमेंट की स्किल भी इंप्रूव होती है कि हम कितने क्वेश्चन इतने समय में कर पा रहे हैं, ये भी हमें थोड़ा सा आइडिया लगता है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो आप सॉल्यूशन देंगे, इसका आपको जो भी आप टेस्ट देंगे, इसका फीडबैक भी आपको एक्सपर्ट्स द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, आपके जो टेस्ट आपने दिया उसका इवैल्यूएशन होगा, आपको फीडबैक दिया जाएगा और कहाँ पे इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं इसके बारे में सब कुछ बताया जाएगा। तो ये पोर्टल भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बार विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक बार रीड करिएगा, मैं भी रीड कर रही हूं। तो क्वेश्चन क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ मैनेजमेंट चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि क्लास 12 का बीएसटी का पूरा सिलेबस मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, क्लास 12 का केवल बीएसटी नहीं, अकाउंट्स भी एंड इको भी, कंप्लीट सिलेबस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप एक बार रेफर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन देख करके मुझे याद आ गया कि ये पूरा ही ये टॉपिक मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पे 4 बातें लिखी गई हैं, तो आपको बताना है कि विच वन इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सी गलत है। तो सबसे पहली बात क्या लिखी गई है कि ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लेवल होते हैं ना, सबसे नीचे के लेवल पे क्या होता है। ठीक है, सबसे नीचे तो वर्कर्स हैं, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो है यहाँ पे आते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर या जिन्हें कहते हैं ऑपरेशनल मैनेजर। ठीक है, वो आते हैं। उसके ऊपर आते हैं मिडिल लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर, एंड उसके ऊपर आता है टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, जिसमें सीईओ वगैरह सब टॉप मैनेजमेंट आता है। तो ये 3 लेवल्स होते हैं। तो सबसे पहली बात क्या कहा जा रही है कि ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हाँ, सही बात है, ये जो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट है या जो फर्स्ट लेवल के मैनेजर है, उनका काम होता है कि ये देखें कि फैक्ट्री में ये जो वर्कर काम कर रहे हैं तो ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ये नहीं देखेंगे तो क्या होगा, और फैक्ट्री में कुछ एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो सेफ्टी स्टैंडर्ड वगैरह इंश्योर करना कि सही से काम हो रहा है कि नहीं, सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं, तो ये फर्स्ट लेवल मैनेजर का काम होता है, या कह लीजिए ऑपरेशनल लेवल मैनेजर का काम होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अगला क्या है, एट मिडिल लेवल मैनेजमेंट मैनेजर इंश्योर्स दैट देयर डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल। तो ये जो मिडिल लेवल मैनेजर होते हैं, इनका काम होता है, इन मैनेजर्स का को इंश्योर करना होता है कि डिपार्टमेंट में नेसेसरी पर्सनल यानी नेसेसरी स्टाफ, नेसेसरी वर्कर्स हैं कि नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है कि हाँ, ये जो मिडिल लेवल मैनेजर होता है ना, ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में सफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स है कि नहीं है, ये मिडिल लेवल का काम होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। अगला स्टेटमेंट क्या है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी जो सीईओ होते हैं एट टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटी ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर। तो ये देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा है कि जो ये सीईओ होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि फर्स्ट लाइन मैनेजर जो है वो अपना काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है फर्स्ट लाइन मैनेजर, उसको देखने का काम क्या सीईओ का होता है। तो यहां पर थोड़ा सा क्या है, एक आपको रॉन्ग आंसर मिल गया है, ये गलत है।
ये जो फर्स्ट लाइन मैनेजर या जो ऑपरेशनल मैनेजर होता है, इसके ऊपर होता है मिडिल लेवल मैनेजर, ठीक है। और मिडिल लेवल मैनेजर फर्स्ट लाइन मैनेजर को कंट्रोल करता है, उनको उनके ऑपरेशंस को देखता है, ठीक है। सीईओ का काम नहीं है, ठीक है। सीईओ का क्या काम है? सीईओ का काम है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज है उनको मॉनिटर करते रहना, उनको देखना कि सब सही से हो रहा है कि नहीं। फर्स्ट लेवल मैनेजर या जो ऑपरेशनल मैनेजर्स होते हैं, इनको कौन मैनेज करता है? इनको मिडिल लेवल मैनेजर कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको इनकरेक्ट मिल गया, यानी आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी। लेकिन एक बार फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। अगला क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी। ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है जितने, वही जो अभी मैंने बताया कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटी है उसके लिए टॉप लेवल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है, और ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी का सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये भी सही है। तो यानी हमें आंसर मिल गया। आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर। लेकिन ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट बताना था ना, तो ये है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी यही है हमारा आंसर, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि मेरली एलोकेटिंग वर्क इज नॉट एनफ, यानी केवल हमने किसी पे वर्क एलोकेट कर दिया, ये जो मैनेजर है इसने इसको वर्क एलोकेट कर दिया, ये केवल एनफ नहीं है। ईच इंडिविजुअल शुड ऑल्सो नो हु बी हैज टू टेक ऑर्डर फ्रॉम एंड टू whom ही इज अकाउंटेबल, यानी हर एक इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि उसे ऑर्डर कहां से लेने हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि केवल हमने वर्क एलोकेट कर दिया, ये जो अपर लेवल का मैनेजर है इसने केवल वर्क एलोकेट कर दिया, ये एनफ नहीं है। हर इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि इसको ऑर्डर कहां से मिलेंगे एंड ये किसके लिए अकाउंटेबल है, इसको किसको रिपोर्ट करना है, इसे पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट कहा गया है, द अबव स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का ये एक स्टेप है, ठीक है। ये जो बात कही गई है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का ये एक स्टेप है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो स्टेप कौन सा है, ठीक। ये बात समझ में आई? तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क का क्या मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम है, जितने भी टास्क हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में काम कौन कौन से करने हैं, एंड फिर उन वर्क को डिवाइड करना, ठीक है, डिवाइड करना। तो यहाँ पे इसकी बात तो हो नहीं रही है, तो यानी ये तो आंसर है नहीं। अगला क्या है? डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब वर्क को उनकी सिमिलैरिटी के हिसाब से, जो काम है, जो टास्क है ऑर्गेनाइजेशन में, उनको उनकी सिमिलैरिटी के हिसाब से डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में डिवाइड करना, ठीक है। तो दैट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो यहां उसकी भी बात नहीं हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी तो कह लीजिए आधी बात हुई ना। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी मतलब क्या हुआ कि अपर लेवल ने लोअर लेवल को ड्यूटी असाइन की, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी भी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है जो ऑप्शन डी में दिया गया है, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी अथॉरिटी स्टैब्लिश करना, यानी इसके पास जो अपर लेवल का मैनेजर है उसके पास ये अथॉरिटी, ये अधिकार होना चाहिए, अधिकार स्टैब्लिश करना, एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी लोअर लेवल का जो मैनेजर है उसको पता होना चाहिए कि उसको किसको रिपोर्ट करना है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पे इसी की बात हो रही है कि केवल वर्क एलोकेट नहीं किया जाता है, ये जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है, यानी वर्क एलोकेट करना, केवल काम असाइन करना इज नॉट सफिशिएंट। हर इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि उसको किससे ऑर्डर लेने हैं एंड उसको किसको रिपोर्ट करना है, किसके लिए वो अकाउंटेबल है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी की बात हो रही है कि स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी यानी अधिकार स्टैब्लिश करना, एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप यानी जो सब ऑर्डिनेट है वो उसे किसको रिपोर्ट करना है, ये रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश करना, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे ये जो बात कही गई है ये किसमें है? ये ऑप्शन डी में बात कही गई है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। तो ये जो क्वेश्चन है ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। बहुत क्वेश्चन आते हैं असर्शन रीजनिंग के और ये काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बीएसटी में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो चैप्टर है ना उससे है। तो असर्शन क्या दिया गया है कि अमाउंट ऑफ अर्निंग इज अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ द डिसीजन अबाउट डिविडेंड, ठीक है। मैं अभी समझाती हूं, अभी मैंने रीड कर लिया केवल। दूसरा रीजन क्या दिया है कि डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ करंट एंड पास्ट अर्निंग, ठीक। असर्शन पढ़ लिया, रीजन पढ़ लिया। फिर वही चार ऑप्शन है कि असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, असर्शन रीजन दोनों सही है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का,
assertion ट्रू, रीजन फॉल्स, assertion फॉल्स, रीजन ट्रू। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही है। तो अब चलिए मैं ये आंसर मतलब ये पहले क्वेश्चन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, assertion क्या बोला जा रहा है कि अमाउंट ऑफ अर्निंग इज अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ द डिसीजन अबाउट डिविडेंड। यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो अमाउंट ऑफ अर्निंग है, यानी ऑर्गेनाइजेशन कितना अर्न कर रही है, उसकी अमाउंट ऑफ अर्निंग क्या है, ये एक मेजर फैक्टर होता है इन डिटरमाइनिंग द डिविडेंड ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी कितना डिविडेंड देगी। डिविडेंड मतलब तो पता है ना, वैसे मैंने एफए में बहुत डिटेल में डिविडेंड, डिविडेंड डिसीजन, ये सब बहुत डिटेल में पढ़ा है। देखिए, डिविडेंड क्या होता है, कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है ना, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो वो डिविडेंड होता है। कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है तो कंपनी थोड़ा ज्यादा डिविडेंड शेयर करती है अपने शेयर होल्डर के साथ, कम होता है तो कम करती है। ठीक है, तो डिविडेंड जो होता है ये, तो इस एसर्शन में क्या कहा जा रहा है कि अमाउंट ऑफ अर्निंग, यानी ऑर्गेनाइजेशन ने कितना अर्न किया है, ये एक मेजर डिटर्मिनेंट होता है ऑफ द डिसीजन अबाउट डिविडेंड। तो हाँ, ये सही बात है कि जब ऑर्गेनाइजेशन डिविडेंड के रिगार्डिंग डिसीजन लेती है कि उसे कितना डिविडेंड देना है, तो किस बात को ध्यान में रख के करती है, अमाउंट ऑफ अर्निंग, कंपनी को अर्निंग कितनी हुई है, इस बात को ध्यान में रख के कंपनी डिविडेंड का डिसीजन लेती है। क्योंकि अर्निंग्स ही तो कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में शेयर करती है अपने शेयर होल्डर के साथ। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ अर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब कंपनी डिविडेंड का डिसीजन लेती है। तो यानी असर्शन तो सही है। अब इसका रीजन क्या दिया गया है कि डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ करंट एंड पास्ट अर्निंग। तो हाँ, सही बात है, डिविडेंड कंपनी देती कहां से है, कंपनी डिविडेंड देती है अपनी अर्निंग से। इस साल करंट अर्निंग क्या है कंपनी की एंड पास्ट अर्निंग क्या है। ठीक है, करंट अर्निंग और पास्ट अर्निंग से कंपनी डिविडेंड देती है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी अपनी अर्निंग पहले देखे। ठीक है, कितनी अर्निंग हुई है वो देखे, उसके बेसिस पे कंपनी डिसाइड करती है डिविडेंड। तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे कौन सा आंसर सही है। यहाँ पे एसर्शन, एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ, तो यहाँ पे कौन सा सही है, यहाँ पे एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये जो रीजन दिया गया है, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। ठीक है, एसर्शन भी सही है कि जो अर्निंग है उसके बेसिस पे कंपनी डिविडेंड डिसाइड करती है, एंड डिविडेंड कहां से दिया जाता है, करंट एंड पास्ट अर्निंग से। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। एंड क्योंकि डिविडेंड पास्ट अर्निंग एंड करंट अर्निंग से दिया जाता है, इसलिए अर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिविडेंड डिसीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए, ये वीडियो काफी लेंथी हो गया है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। आज हम 4 क्वेश्चन आज हमने किए हैं, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अब हम अगले लेक्चर वीडियो में इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 5 है वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक इतना पढ़ लीजिएगा। काफी बच्चे मुझे ये भी कमेंट में लिखते हैं कि मैम आपके वीडियो लेक्चर्स बहुत लेंथी होते हैं, तो बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में टाइम लिखते हैं कि इतने ड्यूरेशन, जैसे 20.18 कि बच्चों ने इतने ड्यूरेशन तक ही वीडियो देखा। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद मुझे छोटे वीडियो बनाना चाहिए, आप लोग बहुत लंबे वीडियो में कंफर्टेबल नहीं है, तो इसीलिए मैं 4-4 क्वेश्चन हर वीडियो लेक्चर में कवर करूंगी। ठीक है, एंड जल्दी हम ये पूरा जो सब्जेक्ट है, इसका जो 2024 का जो क्वेश्चन पेपर आया है, ये पूरा हम कवर कर लेंगे जल्दी। ठीक है, तब तक इतना पढ़ लीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।